जय श्री राम, जय माता दी। सो एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है एंड वहाँ पे हमें रेशियोज को कंपेयर करके ये चेक करना है कि वो लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। सो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंसिस्टेंट किसे कहते हैं एंड इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। सो जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो उन्हें हम कंसिस्टेंट कहते हैं एंड जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो यानी कि नो सॉल्यूशन हो उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें ये पता कैसे चलता है कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। सो यहाँ पे मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रखी है। सो सबसे पहला केस होता है हमारे पास जब a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के। सो इसका मतलब क्या होता है कि इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जो लाइंस बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग बनेंगी। तो क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो इसका मतलब यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही होंगी। तो क्योंकि सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है एंड जिस केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जब a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 के तब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं। अब हमारे पास सेकेंड केस क्या होता है जब a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के एंड इक्वल हो जाए c1/c2 के। तो इसका मतलब है लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं यानी कि मान लो ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए लाइन ऐसी बनी है तो सेकंड लीनियर इक्वेशन की लाइन भी इसके ऊपर ही हो जाए जब, तो इसका मतलब है हमें कॉमन सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। एंड अगर बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन होंगे तो इसका मतलब है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे एंड जब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। सो जब a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के एंड वो इक्वल हो जाए c1/c2 के तब हम उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। अब हमारे पास थर्ड केस होता है जब a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के बट वो इक्वल ना हो c1/c2 के। तब हमारे पास इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए पैरेलल लाइंस बनती हैं एंड क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही होंगी। तो यहाँ पे इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा एंड जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो उस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि हम रेशियोज को देखकर ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है एंड साथ में आपको ये भी पता चल गया होगा कि आप लाइंस को देखकर ये चीज़ कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट पार्ट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये वाली हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ से अब हम a, b एंड c की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले a1, b1 एंड c1 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, देन a2, b2 एंड c2 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सो a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 3 एंड b1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 2 एंड c1 की वैल्यू 5 होगी। a2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 2 एंड b2 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 3 बट वो माइनस का है तो यहाँ पे b2 की वैल्यू -3 हो जाएगी, c2 की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब हम रेशियोज को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पे a1/a2 यानी कि 3/2, b1/b2 यानी कि 2/-3, c1/c2 यानी कि 5/7। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि a1/a2 यानी कि 3/2 इक्वल नहीं है 2/-3 के। तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जब a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा एंड जब एक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यहाँ पे मुझे C1/C2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मुझे पहले ही पता चल गया था कि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। आगे चलकर ये इक्वल भी होता है या फिर इक्वल नहीं भी होता है C1/C2 के, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमारे पास ऐसा कोई केस ही नहीं है। अब हम अपना सेकेंड पार्ट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकेंड पार्ट में A, B एंड C की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। A1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 2, B1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -3 एंड C1 की वैल्यू 8। A2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 4, B2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -6 एंड C2 की वैल्यू 9। अब हम यहाँ पे A1/A2, B1/B2, C1/C2 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सो A1/A2 यानी कि 2/4, B1/B2 यानी कि -3/6 एंड C1/C2 यानी कि 8/9। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 1/2 आ जाएगा। माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल होके ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता चल गया कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, बट वो इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारे पास कौन सा केस है, जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता है, एंड इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे इनकंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब हम अपना थर्ड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे अब थर्ड पार्ट में A1 की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 3/2 एंड B1 की वैल्यू क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 5/3, C1 की वैल्यू होगी 7 एंड अब A2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में से क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 9, B2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -10 एंड C2 की वैल्यू होगी हमारे पास 14। अब हम यहाँ पे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे अब हमारे पास A1 क्या है 3/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/2 अपॉन A2 क्या है, A2 की वैल्यू है हमारे पास 9 एंड अब B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास B1 की वैल्यू है 5/3, सो यहाँ पे लिखेंगे 5/3 अपॉन B2 की वैल्यू है -10। C1/C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। C1 की वैल्यू है 7 एंड C2 की वैल्यू है 14। सो इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो C1/C2 की वैल्यू तो 1/2 हो गई। अब हम A1/A2 एंड B1/B2 की वैल्यूज़ भी सही से निकाल लेते हैं। हमारे पास A1/A2 की वैल्यू गिवन है 3/2/9। सो अब यहाँ पे 3/2 एक पेयर है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसीलिए हम 9 के नीचे भी कोई डिनोमिनेटर लगाएंगे, जैसे हम 1 लगा सकते हैं। तो 3/2 एक पेयर बन गया एंड 9/1 एक पेयर बन गया। तो इसके लिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 3/2 इंटू यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका रेसिप्रोकल 9/1 का रेसिप्रोकल जो कि होता है 1/9। तो हमारे पास क्या आ गया 3 1 ज़ा 3 एंड 2 9 ज़ा 18। सो यहाँ पे हमारे पास A1/A2 की वैल्यू क्या आ गई है 3/18, यानी कि 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18। तो यहाँ पे अब हम इसको इक्वल रख सकते हैं 1/6 के। ऐसे ही B1/B2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हमारे पास B1/B2 किसके इक्वल गिवन है 5/3 एंड डिनोमिनेटर में है इसके माइनस का 10। सो 5/3 एक पेयर है, इसीलिए हम -10 के नीचे भी 1 लगा लेंगे ताकि ये दूसरा पेयर हमारे पास बन जाए। अब हम क्या करेंगे 5/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -10/1 के रेसिप्रोकल के साथ, यानी कि 1/-10। सो हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 3 इंटू -10 माइनस का 30। सो हमारे पास ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30। सो हमारे पास -1/6 वैल्यू आ चुकी है B1/B2 के। सो यहाँ पे अब हम इसको इक्वल रख लेते हैं -1/6 के। तो यहाँ से हमें पता चल गया है A1/A2 यानी कि 1/6 इक्वल नहीं है B1/B2 के, यानी कि -1/6 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2।
तो ये हमारे पास कौन सा केस है, जब एक सॉल्यूशन निकलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, यानी कि कंसिस्टेंट है ये वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब हम फोर्थ पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। सो अब फोर्थ पार्ट में से हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। a1 की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 5, b1 की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -3 एंड c1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 11। सेकेंड इक्वेशन में से a2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -10 एंड b2 की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 6 एंड c2 की वैल्यू होगी -22। अब हम यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 यानी कि 5 अपॉन -10, इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा 1 अपॉन 2, बट वो माइनस का होगा। b1 अपॉन b2 हमारे पास आएगा -3 अपॉन 6, जिसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2, बट वो माइनस का होगा। c1 अपॉन c2 हमारे पास आएगा 11 अपॉन -22, इसे सिंप्लीफाई करके भी हमारे पास 1 अपॉन 2 आ जाएगा, बट वो अगेन माइनस का होगा। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू है -1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की भी वैल्यू है -1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 की भी वैल्यू है -1 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के एंड इक्वल है वो c1 अपॉन c2 के। सो अब हमारे पास ये कौन सा केस है, जब लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि तब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब हम इस क्वेश्चन का फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। सो अब फिफ्थ पार्ट में से हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से होगी कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 4 अपॉन 3, b1 की वैल्यू होगी 2 एंड c1 की वैल्यू होगी 8। a2 की वैल्यू होगी सेकेंड इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 2, b2 की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 3 एंड c2 की वैल्यू होगी 12। अब हम यहाँ से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 3 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पे b1 की वैल्यू है 2 एंड b2 की वैल्यू है 3, c1 अपॉन c2 की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 12 एंड इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे अब हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं इस फॉर्म में। हमारे पास वैल्यू गिवन है 4 अपॉन 3 अपॉन 2। ये जो 4 अपॉन 3 है ये फर्स्ट पेयर है, बट ये 2 जो है ये अकेला है, तो इसका भी पेयर बना देते हैं इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 रख के। तो अब हम क्या करेंगे 4 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 1 के रेसिप्रोकल के साथ, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2। सो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन 3। सो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2 अपॉन 3। सो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के एंड इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारे पास कौन सा केस है, जब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, यानी कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सो ऐसे करके हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।